चलिए हाय। इस वाले वीडियो में चैप्टर 1 ऑडिट को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो इस चैप्टर का वेटेज है 4 टू 6 मार्क्स। बट एज यू नो आईसीआई पेपर में एक एक मार्क्स मैटर करता है। शुरू करने से पहले देखिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि रिवीजन है। मैं बहुत क्विकली रिवाइज कराऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले पहले एक बार ऑडिट का एक बैकग्राउंड समझते हैं कि कैसे ऑडिट ओरिजिनेट हुआ या क्यों ऑडिट कराना ज़रूरी है। पहले वो चीज़ समझते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बस एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। देखिए, सबसे पहले बिज़नेस में क्या होता है? सबसे पहले बिज़नेस में होते हैं इवेंट्स। अब आप पूछोगे सर इवेंट्स का मतलब जैसे हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है? तो ये हो गए इवेंट्स। अब इवेंट्स फिर फ्यूचर में ट्रांज़ैक्शन का शेप लेते हैं। क्या शेप लेते हैं? ट्रांज़ैक्शन का। जैसे ऑब्वियसली आज हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कल हम उसको माल बेचेंगे या उससे माल खरीदेंगे। सेम विथ एग्रीमेंट। अब ट्रांज़ैक्शन के 2 नेचर होते हैं, कैपिटल नेचर ट्रांज़ैक्शंस और रेवेन्यू नेचर ट्रांज़ैक्शन। अब ये क्या होते हैं? रेवेन्यू नेचर ट्रांज़ैक्शंस आपके पी&एल में रिफ्लेक्ट होते हैं, कैपिटल नेचर ट्रांज़ैक्शन आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब पी&एल का इफ़ेक्ट क्या होगा? मतलब रिज़ल्ट क्या होगा? या तो प्रॉफ़िट आएगा, या लॉस आएगा, या नो रिज़ल्ट आएगा। ये तीनों चीज़ें ही अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसको करेंगी? कैपिटल अकाउंट को। मतलब अगर प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस आया तो कैपिटल घट जाएगा, नो रिजल्ट मतलब इंटैक्ट रहेगा। ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा आपके लायबिलिटी साइड को, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा बैलेंस शीट को। ये इंटरकनेक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक इवेंट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होता है बैलेंस शीट में। मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ कि अगर कहीं भी एक भी गलती हुई, मतलब मान लेते हैं आपने कोई एग्रीमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया या वाइस वर्सा रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, ऑब्वियसली फिर आपका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट इम्पैक्ट होगा। अब बैलेंस शीट के बेसिस पे ही जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो कौन होते हैं? हमारे यूजर्स, वो अपने डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस कैसे हो सकते हैं? किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो इन्वेस्ट करने का डिसीजन, किसी को लोन देना होगा तो लेंडिंग डिसीजन, ये जनरली बैंक्स लोग करते हैं। ऑब्वियसली किसी को ग्रांट देना होगा, ग्रांट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है? किसी को कोई डोनेशन देना होगा, मतलब हर किसी के अपने अपने डिसीजंस होते हैं, और वो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के ही डिसीजंस लेता है। अब आप सोचो अगर बैलेंस शीट ही गलत है तो इनके डिसीजंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इस वजह से इस वजह से ज़रूरी है कि हर एक एक एस्पेक्ट की, जो यहाँ पे एक एक एस्पेक्ट मैंने लिखा है, हर एक एक एस्पेक्ट की क्या हो? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो, इंडिपेंडेंट चेकिंग हो, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हो, ताकि जो यूजर्स हैं उन्होंने जो डिसीजंस लिया है वो सही हो, ठीक है? और हम एक एश्योरेंस दे पाएँ कि हाँ, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है, मतलब उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है ऑडिट की। तो ये बस मैंने एक छोटा-सा एक आपको झलक दिखाई है, ठीक है? चलिए बैक टू रिवीजन। बहुत बहुत क्विकली रिवाइज कराऊंगा, बहुत डिटेल में ऑब्वियसली रिवीजन है, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश करूंगा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मेंटेन करने की। अब यही चीज़ मैंने आपको समझाई ऑडिट क्यों ज़रूरी है। जैसे जनरल का इम्पैक्ट पी&एल में जाता है, पी&एल का इम्पैक्ट कैपिटल में जाता है, कैपिटल का इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट के ही बेसिस पे ऑब्वियसली ये कंपनी के नेटवर्थ और मार्केट स्टैंडिंग निकलती है, ऑब्वियसली जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट या फिर बैंक्स हमें लेंड करती हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो ऑब्वियसली हम एक अच्छा खासा अमाउंट लूज कर सकते हैं। अब ऑडिटिंग क्या है? तो ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब ऑब्वियसली अगर मैंने एग्जाम दिया है तो मैं अपनी कॉपी खुद चेक नहीं कर सकता, मेरी कॉपी कोई थर्ड बंदा चेक करेगा। अगर मैं अपनी कॉपी चेक करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अनबायस्ड चेकिंग नहीं करूंगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायस रहेगा मेरे अंदर। ऑब्वियसली हर आदमी अपनी गलतियाँ नहीं निकालता है, ठीक है? मैं अगर अपनी कॉपी चेक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर मैंने 10 नंबर की गलती की होगी तो मैं अपनी 5 नंबर की गलती छुपाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ऑडिट
एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा, किसका किसका एग्जामिनेशन आप कर रहे हो? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहे हो। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, CFS, नोट्स टू अकाउंट एंड कुछ अदर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अब ये ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन किसकी होगी? ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली किसी एंटिटी की होगी। अब वो एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब हुआ जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड है। लेकिन मैं अगर बात करूं रिलायंस फाउंडेशन की, तो रिलायंस फाउंडेशन एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है, दोनों की ऑडिट होगी। और वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, उसका लीगल फॉर्म मतलब लीगैलिटी, लीगल स्टेटस क्या है आपका, आप एओपी हो, बीओआई हो, पार्टनरशिप हो, क्या हो आप, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? ताकि हम एक ओपिनियन दे पाएँ। ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप क्यों बुलाते हो? ताकि वो एक ओपिनियन दे पाए और उसके ओपिनियन के बेसिस पे यूजर्स अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है? तो ये है ऑडिट की डेफिनिशन। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? किसी भी एंटिटी की, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उसका साइज, उसका लीगल फॉर्म। और इवन इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स। उसका स्ट्रक्चर्स मैटर नहीं करता है। ठीक है? स्ट्रक्चर्स मतलब हो गया ऑब्वियसली वो डिविजनल है, फंक्शनल है, सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या है, ठीक है। अच्छा, और ऑब्वियसली ये सारा एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? ताकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ओपिनियन दे पाए। अच्छा, अब ओरिजिन ऑफ ऑडिट, ये एक नया टॉपिक 2 साल पहले ऐड हुआ था। पहले ये टॉपिक नहीं था, लेकिन ठीक है, इसको सिर्फ रीड करना है आपको। ठीक है, ऑडिट एशियन टाइम से चलती आ रही है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। पहले फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था, ठीक है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। और ऑडायर का मतलब होता है सुनना। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, और ऑडायर का मतलब होता है सुनना। पहले भी ऑडिट होती थी, पहले भी ऑडिटर आता था, अकाउंट्स को सुनता था और देखता था कहीं एम्प्लॉइज नेग्लिजेंट या केयरलेस तो नहीं है। देखिए, पहले बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एज सच कोई अकाउंटिंग तो होती नहीं थी, ठीक है। तो और पहले कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी नहीं होते थे। पहले जो मुंशी लोग होते थे, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको उनको बुलाया जाता था एज एन ऑडिटर, ठीक है। उनसे बोला जाता था कि आप आइए हमारा रिकॉर्ड चेक कीजिए। तो वो आते थे और वो जो वहाँ के जो जैसे होता है ना, दरबान लोग या जो भी स्टाफ लोग होते थे, उनको बुलाते थे, उनसे पूछते थे आज कितना माल बेचा, आज कितना राशन आया, वगैरह वगैरह। तो उनसे सुनते थे और उनसे सुन के वो अपनी ऑडिट कर लेते थे। और फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 1860 में अपॉइंट हुआ फॉर बोथ द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शंस, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, और ऑडायर का मतलब होता है सुनना। पहला ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन 1860, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर द रिवीजन पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऑडिट इस तरीके से करनी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में किसी को मिसलीड ना करे। मेरा क्वेश्चन समझिएगा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैंने किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन किया, ठीक है। ऑब्वियसली उसके हिसाब से मैंने रिपोर्ट दिया। अब बाद में अगर कोई यूजर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ता है, तो वो मिसलीड नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? मिसलीड नहीं होना चाहिए। बाद में वो मिसलीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इस तरीके से ऑडिट करनी है, इस तरीके से रिपोर्ट देनी है कि ऑब्वियसली यूजर्स अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। अब हम कब बोलेंगे कि यूजर मिसलीड नहीं होगा? हम कब बोलेंगे या हम कब मानेंगे कि यूजर मिसलीड नहीं होगा? अगर ये 6 बातें कंप्लायंट है, अगर ये 6 बातें ओके है, ठीक है। अगर ये 6 बातें ओके होंगी तो हम मान के चलेंगे कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं करेगा। पहला, आपका जो अकाउंट्स बना है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है। मैंने क्या बोला? जो क्लाइंट ने अकाउंट्स बना रखा है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखा है, सही बात है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की एंट्रीज का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब ऑब्वियसली क्लाइंट ने इनवॉइस मेंटेन कर रखा है, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रखा है, क्लाइंट ने बिल्स मेंटेन कर रखा है। तो मतलब कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई डमी एंट्री नहीं है। एंट्रीज कोई ओमिट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने 11 लोग को सैलरी दी है तो 11 लोग की एंट्री पास हुई है। इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, ठीक है। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप डिस्क्लोजर दे रहे हो कुछ और, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हो कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली एज पर एएस बनना चाहिए, ठीक है, एएस जैसा कहता है वैसे करना चाहिए, और अकाउंट्स आपका ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। तो अगर ये 6 बातें हैं, ये 6 बातें अगर ओके हैं, तब तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली किसी भी यूज़र को मिसलीड नहीं करेगा। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे, तो ये इंश्योर कर ले कि मेरे ऑडिट करने के बाद, मेरे ओपिनियन देने के बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेगा। तो 6 बातें वो क्या चेक करेगा कि अकाउंट्स एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की एंट्रीज़ का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी एंट्रीज़ ओमिट नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लाइंट कन्वे कर रहा है दैट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली एज़ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनना चाहिए। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 होते हैं, एएस और इंड एएस, ठीक है? तो आपको ऑब्वियसली उसका कंप्लायंस करना है, ठीक है? एएस जनरली मैं बता रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है? ये अनलिस्टेड कंपनीज़ फॉलो करती हैं और इंड एएस लिस्टेड कंपनीज़ फॉलो करती हैं। तो ऑब्वियसली आपको उसके अकॉर्डिंगली कंप्लायंस करना है, और जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाया है दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर। बताइए यहाँ तक चीज़ें सही हैं? मेरी स्पीड सही है? मुझे स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है? हेलो माइक चेक, माइक चेक। चलिए ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ सब कुछ ओके है। आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ऐसे 200 पे। ठीक है, देखिए हमारे पूरे सीए इंटरमीडिएट में, वैसे अब तो आप लोग को पता ही होगा, पूरे सीए इंटरमीडिएट में हमारे पास ऐसे शुरू होता है 200 से एंड इट वेंट टिल ऐसे 710। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। ठीक है, पहले 720 भी हुआ करता था बट अब नहीं है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो 200 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है और रिपोर्ट करना है, बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज़ का, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसकी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे एक चीज़ एक्नॉलेज की गई है कि मिसस्टेटमेंट चलेगा बट मटेरियल लेवल का मिसस्टेटमेंट नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला? यहाँ पे एक चीज़ एक्नॉलेज की गई है कि मिसस्टेटमेंट चलेगा बट मटेरियल लेवल का नहीं चलेगा। तो एज एन ऑडिटर हमें यह इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल लेवल की मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात का हमें एश्योरेंस ऑब्टेन करना है और रिपोर्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये मिसस्टेटमेंट क्या होती है? देखिए मिसस्टेटमेंट एक गैप है जो क्रिएट होता है जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? मिसस्टेटमेंट एक गैप है जो क्रिएट होता है जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं करते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, सुनिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ एक बार देखिए। तो मैंने क्या बोला? मिसस्टेटमेंट एक गैप है ऑब्वियसली जो क्रिएट होता है जब एक क्लाइंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं करता है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लेते हैं ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? मैंने आपको जस्ट अभी बोला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एएस या इंड एएस, एएस या फिर इंड एएस। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ एएस टू की। मैं एग्जांपल देता हूँ एएस टू की। अब एएस टू क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एएस टू क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब एएस टू का रूल क्या कहता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब से सपोज क्लाइंट ने वैल्यू कर दिया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। ठीक है, अब ये हो सकता है ड्यू टू टू रीजंस। एरर की वजह से, मतलब गलती से हायर ले लिया, या फ्रॉड की वजह से जानबूझ के हायर लिया। अब मान लेते हैं कॉस्ट है 100, एनआरवी है 150, तो वैल्यूएशन होना चाहिए 100 पे, लेकिन कर दिया 150 पे। तो यहाँ पे कितने का गैप क्रिएट हो गया? यहाँ पे क्रिएट हो गया 50 रुपीज का गैप। इसी 50 रुपीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन
ऑडिटर को हमेशा ये इंश्योर करना है कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल नेचर का होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर को लगता है यार 50 रुपये बहुत मटेरियल नहीं है, तो ऑडिटर इसको क्या कर लेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो सब खैर आगे का डिस्कशन है, लेकिन मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो मिस स्टेटमेंट जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं करते हो, तो एक गैप क्रिएट होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। अब ये क्यों होता है, ऑब्वियसली गलती से हमने हायर ले लिया या जानबूझ के हायर ले लिया। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है और क्या नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी स्कोप ऑफ ऑडिट से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आता है ये भी लिखना है, क्या नहीं आता है ये भी लिखना है। तो ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारा एस्पेक्ट कवर करना होता है कि ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनवॉइसेस चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, एंट्रीज चेक करनी है, कंट्रोल्स चेक करना है, सब कुछ चेक करना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये भी इंश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। अब ये कैसे ऑडिटर इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, सफिशिएंट है। वो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की स्टडी करेगा और कुछ टेस्ट इंक्वायरीज और वेरिफिकेशन करेगा, जिससे ये इंश्योर कर सके कि हाँ, इंफॉर्मेशन रिलायबल है। तीसरा, उसको ये भी इंश्योर करना है कि क्लाइंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ये कैसे इंश्योर करेगा, ऑब्वियसली वो कंपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि कुछ डिस्क्लोजर्स कहीं मिसिंग तो नहीं है, ओमिटेड तो नहीं है, और ऑब्वियसली जजमेंट्स भी कंसीडर करेगा, क्योंकि क्या चीज़ें डिस्क्लोज करना, क्या चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना, वो कहीं ना कहीं जजमेंट भी होता है मैनेजमेंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब AS1 की बातें अगर मैं आपको याद कराऊं, तो AS1 क्या कहता है, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तब तो कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, नहीं फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोजर चाहिए। तो अब ये कौन बताएगा कोई कंसर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो फिर मैनेजमेंट का जजमेंट है। तो वही चीज़ें हैं, जब हमको ये चेक करना है या हमको ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पहले तो कंपैरिजन करेंगे, दूसरा मैनेजमेंट के जजमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। क्या चीज़ें स्कोप में नहीं आती हैं, ऑब्वियसली हमें अपने कॉम्पिटेंस के बाहर जाके कोई काम नहीं करना है। ऑब्वियसली वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑथेंटिकेशन मतलब, अब जैसे आपने हमें स्टैम्प पेपर दिया, मुझे नहीं पता ये स्टैम्प पेपर नकली है कि ओरिजिनल है, ऑब्वियसली मैं उसके बेसिस पे जो है सर्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, अब बाद में चल के वो स्टैम्प पेपर जाली निकला, फेक निकला, आप मेरे को होता है ना, कल्प्रिट नहीं मान सकते हो। ऑडिट को इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और ऑब्वियसली अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये चार चीज़ें मेरे स्कोप के बाहर है। कॉम्पिटेंस के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता, ऑथेंटिकेशन में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऑडिट को इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो वो मेरे स्कोप के बाहर है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए ऑडिट की नॉलेज चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए अगर हम ऑडिट में महारत हासिल कर लिए तो इनफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा ऑडिटर तभी आप बन सकते हो जब आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। देखो, सबसे पहला अकाउंट्स। देखो, आप ऑडिट किसी करते हो अकाउंट्स की, तो आपको अकाउंट्स की तो नॉलेज होनी चाहिए कि एएस का रूल क्या कहता है, इंडे एएस का रूल क्या कहता है। ठीक है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक क्या मतलब, मैं कहूँगा इस पे तो एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट कितना प्रोडक्शन कर सकता है। से फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट जो है वो सेल कर रहा है 50,000 यूनिट्स, बट आपको पता चला कि यार प्रोडक्शन कैपेसिटी ही 25,000 यूनिट्स है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक सस्पिशियस चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगी ना, कि जब 25,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो 50,000 कैसे कर रहा है। चलो ठीक है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक भी ऐसा तो नहीं है ना कि 25-30,000 बच गया होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक अच्छा ऑडिटर बनना है तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाइंट का प्रोडक्शन लेआउट कैसा है। ठीक है, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता है कि क्लाइंट के ऊपर कितने सारे लॉज लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी। ठीक है, बड़ा क्लाइंट है तो फेमा भी लग जाता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट तो लगता ही लगता है। खैर, तो इतने सारे लॉज लगते हैं, अभी तो मैंने काफ़ी लिखा ही नहीं है, इतने सारे लॉज लगते हैं, तो आपको उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से लॉ का नॉन कंप्लायंस अगर क्लाइंट करेगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा लीगल एक्शंस हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मतलब है कि एज एन ऑडिटर हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं
जिससे क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं? बिहेवियरल साइंस आपको ऑब्वियसली सामने वाले का बिहेवियर समझ में आना चाहिए। अगर क्लाइंट बार-बार इन्फॉर्मेशन टाल रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है, तो आपको ऑब्वियसली क्लाइंट की इंटेंशन समझ में आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑब्वियसली आपको पता है ऑडिट में हम डिटेल ऑडिट नहीं कर सकते हैं, सैंपलिंग ऑडिट करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली सैंपलिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस ये सब चीज़ें आनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग ऑब्वियसली हमारे पास इतना मैमथ डेटा होता है, तो कौन सा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क हमें पहले चेक करना है, कौन सा डेटा ट्राइवियल मान के इग्नोर करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको प्रोसेसिंग करना आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्वियसली ये तो अलग सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर क्लाइंट ने यहाँ से पैसा रेज़ किया है, तो ये सेफ था क्या, रिस्की था क्या? कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब एक पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ था, कहाँ से पैसा रेज़ करना सेफ था, वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर आपको एक अच्छा ऑडिटर बनना है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अकाउंट्स में तो एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इन सब में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? एक बार आप इसको रीड करो। मैं आपके सामने एक बार इसको छोड़ रहा हूँ। एक बार आप इसको रीड करो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशन। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑडिटर कभी गारंटी नहीं दे सकता। तो वो क्या देता है? वो देता है रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। तो यही टॉपिक है कि एक ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता है, वो गारंटी क्यों नहीं देता है। तो इसके टोटल 5 रीजंस आते हैं। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब हमारे अकाउंट्स में कमी है। अकाउंट्स में क्यों कमी है? क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारे जजमेंट लेते हैं। जजमेंट कैसे? जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में भी जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। तो बहुत सारे जजमेंट्स हम अकाउंट्स में लेते हैं। ऑब्वियसली जजमेंट्स क्या हो सकते हैं? सब्जेक्टिव, और इसी जजमेंट की वजह से डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो जब डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जजमेंट की वजह से आ जाती है, तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है? दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसमें 5 रीजंस हैं। पहला, लीगल लिमिटेशन, कि हो सकता है क्लाइंट हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे ही ना। प्रैक्टिकल लिमिटेशन, हम सारी इन्फॉर्मेशन चेक ही नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तीसरा, हम एक्सपर्ट नहीं है इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। चौथा, ऐसा हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्लाइंट ने डिस्क्लोज ना किए हों, और वो डिस्क्लोज नहीं करेगा तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है क्लाइंट ने फ्रॉड किया हो, और फ्रॉड कैसा होता है? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुल होता है। तो ऑब्वियसली उसको पकड़ पाना प्राइमा फेसिया थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? तो 5 क्या-क्या रीज़न है? लीगल लिमिटेशन हो सकता है क्लाइंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ना। प्रैक्टिकल लिमिटेशन, ऑब्वियसली आप सारे ट्रांज़ैक्शंस को चेक ही नहीं कर रहे हो। तो जब सारे ट्रांज़ैक्शन को आप चेक ही नहीं कर रहे हो, तो आप गारंटी कैसे दे सकते हो? ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट नहीं हो इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस को पकड़ पाना, डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है? क्योंकि जब तक क्लाइंट डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो इसका रिलेटेड पार्टी है? ऑब्वियसली ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दूसरा, ऑब्वियसली टाइम लिमिट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यही टाइम कंस्ट्रेंट की बात कर रहा है, और डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, समय के साथ इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस खत्म होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ऐसे 315 पढ़ा है। 315 क्या है? अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर आप ऑडिटर थे, और प्रीवियस ईयर आपने अंडरस्टैंडिंग ली। ठीक है? इसी अंडरस्टैंडिंग को आपने सोचा कि यार करंट ईयर भी यूज कर लें। अब मुझे बताओ, क्या ये सही होगा? लास्ट ईयर की अंडरस्टैंडिंग क्या आप करंट ईयर में यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ ऑब्टेन की थी, इसकी रेलेवेंस करंट ईयर में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। लास्ट, फ्यूचर इवेंट्स, ऑब्वियसली
अब जैसे आज तो मैंने सर्टिफाई कर दिया, आज मैंने एक डेटर को सर्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता कल ये डेटर मर गया तो इसकी डेथ हो गई तो वही चीज है, फ्यूचर इवेंट ऑब्वियसली फ्यूचर इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कंप्लीटली सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आज तो मैंने कह दिया इन्वेंटरी इतना इतना ठीक है, इतना वैल्यूएशन ठीक है इन्वेंटरी का, कल चल के सरकार ने वो रोक लगा दिया तो इन्वेंटरी वैल्यू हो गई जीरो। आज हमें लगता है गोइंग कंसर्न क्लाइंट का ठीक है, कल चल के कोरोना आ गया तो गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हैं, ऑब्वियसली आप कंप्लीटली कुछ नहीं बोल सकते हो कि कब क्या होगा। अच्छा, अब एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट, कुछ करने का अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन दी क्लाइंट एंड द ऑडिटर। किस चीज का एग्रीमेंट है कि हम आपको ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ये कंप्लीट होता है, मतलब इसको लिखा जाता है, ये एग्रीमेंट जिस पे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। ये एग्रीमेंट जिस पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंगेजमेंट मतलब एक तरीके का अरेंजमेंट और ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। और जहां पे ये जिस कागज में, जैसे यहाँ पे देखिए कागज है ये, तो जिस कागज में ये लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बस फ्लो में समझा दे रहा हूँ। क्लाइंट ऑडिटर को देता है अपॉइंटमेंट लेटर, क्लाइंट ऑडिटर को देता है अपॉइंटमेंट लेटर, और ऑडिटर क्लाइंट को देता है एंगेजमेंट लेटर, और ऑडिटर क्लाइंट को देता है एंगेजमेंट लेटर। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ऑब्वियसली एक ऑडिटेड अकाउंट्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देंगी, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड होगा, एक मॉरल चेक रखा जाएगा कि हाँ एम्प्लॉइज की नेग्लिजेंट तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को हेल्प होगी टैक्स लायबिलिटीज पता करने में, अगर ऑडिट होती है तो फ्रॉड और एरर पकड़ में आ जाएगा। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है जो भी लेंडर्स है, बैंकर्स हैं, अपने डिसीजंस लेने में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। और ये भी पता चल जाता है कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स क्लाइंट लगा रखा है, तो उसका भी एक पूरा ब्यौरा मिल जाता है। अब ऑडिट कब मैंडेटरी है कब वॉलंटरी है, इसको काट दीजिएगा। ऑडिट दो केसेस में मैंडेटरी है, पहला अगर आप कंपनी हो और रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में, दूसरा आप कंपनी नहीं हो बट अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से तो ऑडिट मैंडेटरी है। टर्नओवर का मतलब हो गया ग्रॉस सेल्स, ये ध्यान रखिएगा। टर्नओवर का मतलब हो गया ग्रॉस सेल्स, बहुत लोग टर्नओवर को समझते हैं प्रॉफिट, नहीं, टर्नओवर मतलब होता है ग्रॉस सेल्स। तो अगर आप कंपनी हो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। दूसरा अगर आप कंपनी नहीं हो, आप अदर देन बॉडी कोऑपरेटिव फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, तो फिर आपको टर्नओवर की बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। टर्नओवर अगर 1 करोड़ से एक्सीड करता है, टर्नओवर मतलब ग्रॉस सेल्स। वॉलंटरी का अगर ऑब्वियसली अगर आपको बेनिफिट्स लेना है, अब ऑडिट के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे आपको लोन लेने में आसानी हो जाती है, ग्रांट लेने में आसानी हो जाती है, सब्सिडी लेने में आसानी हो जाती है। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना है तो आप ऑडिट करा सकते हो। ठीक है? कभी-कभी कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बना देते हैं कि नहीं हम हर साल ऑडिट कराएंगे जस्ट टू एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंश्योर करने के लिए रूल्स बना देते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर साल ऑडिट कराएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर साल ऑडिट कराता हूँ जस्ट टू एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है? तो दो केसेस में मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी हो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में, दूसरा आप कंपनी नहीं हो बट आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से तो ऑडिट मैंडेटरी है। वॉलंटरी कब है? ऑब्वियसली अगर आपको बेनिफिट्स लेना है और ऑब्वियसली आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स बना दिए। अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो कंपनी के केस में मेंबर्स एजीएम में, गवर्नमेंट के केस में कैग जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएजी, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स। स्पेशल केस मतलब कभी-कभी होता है ना, जैसे कंपनी को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी मैलाफाइड इंटेंशन रखती है, कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करती है, तो उस केस में गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है? एक केस और है, एलएलपी के केस में कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिनके पास क्या होगा? डीपीआईएन होगा। और एक केस और बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। ठीक है? तो ये दो केस आपको और ध्यान रखना है। कंपनी के केस में मेंबर्स, गवर्नमेंट के केस में सीएजी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, स्पेशल केस में गवर्नमेंट कंपनी और एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जिसके पास क्या होना चाहिए? डीपीआईएन होना चाहिए। और सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। अब ये रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? ऑब्वियसली जिसने अपॉइंट किया है। अगर मैंने अपॉइंट किया तो आप मुझे सबमिट करोगे। ठीक है? तो हर केस में आपको देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किसने किया ऑडिटर को। तो जिसने अपॉइंट किया है वही क्या करेगा? मतलब उन्हीं को रिपोर्ट दी जाएगी। जैसे कंपनी के केस में मेंबर्स ने किया है तो मेंबर्स को रिपोर्ट दी जाएगी। गवर्नमेंट के केस में सीएजी ने किया है तो सीएजी को रिपोर्ट दी जाएगी।
हेलो, माइक चेक, माइक चेक। तो बताइए अभी तक का रिवीजन कैसा लगा आपको, डिस्कशन कैसा लगा? बस 10 मिनट मुझे और लगेगा, ठीक है? और कहीं भी आपको लगता है कि नहीं सर आप इस पे थोड़ा डिटेल पे वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है? देखिए छोटा चैप्टर है, मैं इसमें बहुत लंबा रिवीजन नहीं होता है ना, मतलब मेरा कोशिश तो यही था कि मैं हाफ एन आवर में रिवीजन खत्म कर दूं, बट आप खुद ही देख रहे हो हाफ एन आवर तो ऑलमोस्ट होने वाला है, बट ठीक है। तो आपको किसी चीज पे भी लगता है डिटेल वीडियो सर बना दीजिए या कुछ शॉर्ट बना दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले समझा रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रफली मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरीके के सर्विसेज देता है, एश्योरेंस सर्विसेज, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है? अब एश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है? जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं? जिससे कॉन्फिडेंस लोगों का इंटैक्ट रहता है, कॉन्फिडेंस में कोई चेंज नहीं आता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ओरली समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो मैं आपको एक रफली बना के दिखा रहा हूँ, रफ में, बहुत ज्यादा मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे एक प्रैक्टिशनर है, तो एक प्रैक्टिशनर ब्रॉडली दो तरीके के सर्विसेज देता है, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज वो होती हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, नॉन एश्योरेंस वो होती है जिससे कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है, कॉन्फिडेंस में कोई चेंज नहीं आता है। फर्दर एश्योरेंस दो चीज में दी जाती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है? हिस्टोरिकल मतलब ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन चुका है, जिसमें ट्रांजैक्शन और इवेंट्स पुराने हैं, ठीक है? अदर देन फाइनेंशियल, अदर देन हिस्टोरिकल होगा। तो ये ऐसा है जिसमें इवेंट्स अभी हुए नहीं, होने बाकी है, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है? अब इसमें भी दो चीजें पॉसिबल हैं, ऑडिट या फिर रिव्यू, और इसमें भी दो चीज पॉसिबल है, ऑडिट या फिर रिव्यू। अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं कि क्या-क्या स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है, तो उसमें एसए एप्लीकेबल होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें एसआरई एप्लीकेबल होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इसमें एसएई एप्लीकेबल होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसमें एसआरएस एप्लीकेबल होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आते हैं दोनों में, डिफरेंस क्या है ऑडिट और रिव्यू में? ऑडिट में आप डिटेल चेकिंग करते हो, रिव्यू में आप ऊपर ऊपर से चेकिंग करते हो, ठीक है? ऑडिट में आप रीजनेबल एश्योरेंस सर्विसेज देते हो, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस सर्विसेज देते हो, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। बाकी डिटेल में आपको डिफरेंस समझना है तो आप मुझे पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? तो एश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है? जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो और आपकी सर्विसेज की वजह से लोग अपने कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाते हैं। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स क्या है? तो थ्री पार्टी रिलेशनशिप है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप मतलब एक मैं होता हूँ, मैं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लाइंट होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और यूजर्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस लेते हैं। एक सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया मतलब आप किस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तौलते हो, होता है ना, इवैल्यूएट करते हो, तो वो क्राइटेरिया। कि अब क्राइटेरिया क्या होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे रूल्स, गाइडलाइंस और एएस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आप एविडेंस ऑब्टेन करते हो, फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग एन एविडेंस फिर आप रिपोर्ट कर देते हो, ओपिनियन दे देते हो। तो बस ये सब एलिमेंट्स हैं। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिए। तो प्रैक्टिशनर है, रिस्पांसिबल पार्टी है, इंटेंडेड यूजर। रिस्पांसिबल पार्टी मतलब मेरा क्लाइंट। एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसकी हम ऑडिट करते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ऑडिट किस बेसिस पे करते हैं? रूल्स, रेगुलेशंस, एएस, इंड एएस, इसके हिसाब से ऑडिट करते हैं। फिर एविडेंस ऑब्टेन करते हैं और फिर रिपोर्ट कर देते हैं। रिव्यू क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस सर्विस है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है और इसमें हम फ्यू प्रोसीजर्स लगाते हैं, फ्यू एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं, बस। ये डिफरेंसेस है, ये सब बुक का स्क्रीनशॉट है, तो इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ऑडिटर टैक्ट होना चाहिए, कॉशन होना चाहिए, फर्मनेस, गुड टेम्पर, ये सब चीजें हैं। हर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। और इसका लैटिन वर्ड है साइने qua non। साइने qua non मतलब द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर अकाउंट्स की तो नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये तो एक होता है ना अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए विद इंडिपेंडेंस। तो ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर, एक ऑडिटर के अंदर, ठीक है। कि अकाउंट्स की एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स टेक्निक्स आनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ये सब मैंने आपको समझा ही दिया कि एसए एप्लीकेबल होता है कब, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। एसए, एसआरई, एसई, एसआरएस, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा एक चीज और, इन चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इन चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, ये तीनों नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब एसक्यूसी क्या है? एसक्यूसी आप मान के चलो इन चारों पे एप्लीकेबल होता है। एसक्यूसी इन चारों पे एप्लीकेबल होता है। एसक्यूसी का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे ऑडिटिंग की सर्विस दे, चाहे रिव्यू की सर्विस दे, चाहे अदर देन हिस्टोरिकल पे कोई सर्विस दे या रिलेटेड सर्विसेज दे, उसको क्या ऑब्टेन करना है? क्वालिटी। तो क्वालिटी से वो डिविएट ना हो, इस वजह से वो कुछ कंट्रोल्स लगाता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग की सर्विसेज दे, रिव्यू की सर्विसेज दे, अदर देन हिस्टोरिकल पे सर्विसेज दे, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे, उसको क्या ऑब्टेन करना है? क्वालिटी। क्या ऑब्टेन करना है? क्वालिटी। क्वालिटी से वो डेविएट ना हो, इस वजह से वो क्या लगाता है? कंट्रोल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये चारों पे लगता है। चारों पे मतलब आप कोई भी सर्विसेज दो, ये सब पे लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटेटिव काम कर पाए। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, अप्लाइड फॉर ऑल दी सर्विसेज। अब स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए? ताकि हम बेंचमार्क के साथ काम कर पाएं, क्वालिटी इंप्रूव कर पाएं, यूनिफॉर्मिटी हो, कंसिस्टेंसी हो एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और बच रही है, ध्यान रखिएगा एक चीज और, जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें ये काट दीजिए, ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का पार्ट नहीं होता है। जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे होते हैं मैंडेटरी इन नेचर, तो आपको उसका कंप्लाई करना पड़ेगा। बट कभी कभी कुछ कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कभी कभी क्या आ जाते हैं? अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जब आप उस स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर पाते हो। तो ऐसे केस में आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कौन से केसेस थे, क्या रीजन था जो आपने कंप्लाई नहीं किया और आपने क्या क्या ऑर्डिनरी प्रोसीजर लगाया है। मैंने क्या बोला, मेरी बात को सुनिएगा बहुत आराम से। जितने भी ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, एसए, एसआरई, ये वगैरह जो भी है, ये सारे क्या होते हैं? मैंडेटरी होते हैं, तो इसको कंप्लाई करना जरूरी है। बट हो सकता है कभी कभी कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ जाएं जब आप चाह के भी कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों कंप्लाई नहीं किया और उसकी जगह आपने क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाया है। ये चीज आपको अपनी रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है। यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म। किसी भी टॉपिक में आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए या आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन है या स्कोप ऑफ ऑडिट है, थोड़ा डिटेल में कवर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा बिल्कुल। मेरी कोशिश थी कि हाँ रिवाइज भी करा दूं अच्छे से, कुछ कुछ चीजें और अच्छे से एक्सप्लोर भी करा दूं आपको, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कैसा था, यूजफुल था कि नहीं था। और स्टे कनेक्टेड, ऑब्वियसली मैं अब एग्जाम्स का टाइम है, तो अब हर चैप्टर के धीरे धीरे करके वीडियोस डालूंगा। जैसे आज चैप्टर 1 का डाला, मे बी कल परसों में चैप्टर 2 का डालूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपके कमेंट से मोटिवेशन आता है, ठीक है। और किसी भी चीज में आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए, विदाउट हेजिटेशन आप बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।